हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेज यूपी। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होते हैं, इन सब पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार से जाकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, जो भी आपको जिस भी टॉपिक की आवश्यकता है वो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है। सभी को हमको पता है कि पर्सनालिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। और ये पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से बना हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि ये किस भाषा से बना है और किस शब्द से लिया गया है या बना है, क्योंकि यही ऐसे इक्वेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं ऐसे इक्वेशन। तो इसे ध्यान में रखेंगे किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, तथा किस शब्द से, पर्सोना शब्द से बना हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है इजीली, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पर्सोना का अर्थ होता है बनावटी स्वरूप। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। पर्सोना का अर्थ भी पूछा जाता है, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों पॉइंट तो आप बिल्कुल ही याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पर्सोना का अर्थ है बनावटी स्वरूप। प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को बाहरी रूप से दिखाया, ठीक है, दिखाई देने वाला बनावटी स्वरूप बताया है। जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था, व्यक्तित्व को बाहरी रूप, जो बाहर से सिर्फ दिखाई देने वाला एक बनावटी स्वरूप होता था, उसी को बताया है अपना व्यक्तित्व, मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व। आज मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की इस धारणा से सहमत नहीं है। आज के जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यक्तित्व की इस धारणा से नहीं सहमत है, ठीक है। आधुनिक विद्वानों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हो। कुछ ने व्यक्तित्व को सामाजिकता, कुछ ने प्रतिक्रिया, कुछ ने उद्दीपकों, कुछ ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुणनफल, कुछ ने मानव की आंतरिक विशेषताओं के गठन। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने पहले के क्या थे, उन्होंने पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे वो जो बाहरी आवरण दिखता था, बाहरी स्वरूप व्यक्ति का दिखता था, उसी को व्यक्ति का, उसी के उसका जो हाव भाव देखते थे बाहर से, उसी को उसका व्यक्तित्व बता देते थे। पर जो इस समय के मनोवैज्ञानिक वो बिल्कुल सहमत नहीं है। वो किस तरह के व्यक्तित्व को, जैसे कि हम लोग का सिगमंड फ्रायड का हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें तीनों पक्ष बताए गए हैं, चेतन मन तथा अचेतन मन। इस पे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आप बता सकते हो, वो निर्भर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया कुछ ने मानव की आंतरिक विशेषताओं के गठन, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तथा कुछ ने संपूर्ण मानवीय गुणों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया। ओके, इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि व्यक्तित्व मानव के आंतरिक तथा बाहरी गुणों का गठन है। ओके, अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व और अधिक स्पष्ट होगा। और परिभाषाएं भी हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए परिभाषा देखते हैं, ठीक है। कि हमारी परिभाषाएं जो होती हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो गुथरी के अनुसार, गुथरी का भी हमेशा पूछा जाता है, गुथरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व आदतों व पद्धतियों का मिश्रण है जिनका सामाजिक महत्व है तथा जो स्थिर रहती है और किसी परिवर्तन का प्रतिकार करती है। ये किसने कहा है, गुथरी ने कहा है कि व्यक्तित्व जो होता है वो आदतों और पद्धतियाँ जो हमारी होती हैं उसी का तो मिश्रण होता है, जिनका सामाजिक महत्व भी होता है तथा जो स्थिर रहती है और किसी परिवर्तन का भी प्रतिकार बनती है, क्योंकि व्यक्ति ही आगे चलकर भविष्य में, समाज में, देश में परिवर्तन करता है। अब सेकेंड परिभाषा जो हमारा है वो मन के अनुसार है। इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति की बनावट, व्यवहार करने की ढंग, रुचियाँ, अभिरुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं तथा विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है। ये किसने कहा, ये मन ने कहा है। अब आगे हम देखते हैं आलपोर्ट महोदय। आलपोर्ट का जो हमारा परिभाषा, वुडवर्थ, आलपोर्ट, ये गुथरी, ये तीनों परिभाषाएं आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो आलपोर्ट का तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। व्यक्तित्व के मामले में आलपोर्ट का परिभाषा एकदम दिमाग में सेट कर ले, फिट कर लेंगे, ठीक है। आलपोर्ट ने क्या कहा है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अंदर वह मनोदैहिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के प्रति उसमें अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ये किसने कहा, आलपोर्ट के अनुसार कही गई ये परिभाषा है। और इसे आप कहीं नोट करके लिख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं वुडवर्थ, इनकी भी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। व्यक्तित्व की मोटी परिभाषा यह है कि यह एक व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण विशेषता है जिसका प्रदर्शन उसके विचार की आदत तथा उसके व्यक्त करने की ढंग, उसकी अभिवृत्ति तथा रुचि, कार्य करने के ढंग तथा जीवन के प्रति उसके व्यक्तिगत दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा होता है। ये किसने कहा, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन आलपोर्ट का और गुथरी का एकदम में ध्यान रखेंगे, एकदम से, ठीक है। अब देखते हैं, उपरोक्त सभी परिभाषाओं की विवेचना से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के रूपों, गुणों, प्रवृत्तियों तथा सामर्थ्यों का गठन है तथा
इनमें आल्पोर्ट की परिभाषा अधिक उपयुक्त है। जैसा कि मैं अभी ऊपर जस्ट बता रही हूँ, आल्पोर्ट की परिभाषा क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व के सभी गुणों का ही समावेश है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व मानव के आंतरिक व बाहरी गुणों का वह समग्र रूप है जो वातावरण में उसके विशिष्ट व्यवहार से प्रकट होता है। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। आई होप उतना आपको समझ में आया हो जितना मैंने बताया हो। अब व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। उपरोक्त सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। संक्षिप्त में व्यक्तित्व की सामान्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से गिनाया जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा है वह है समायोजनशीलता। अब समायोजनशीलता कैसे है, देखते हैं। अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के बीच समायोजित कर लेना व्यक्तित्व का एक प्रमुख लक्षण है। जैसे अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने शहर से किसी और शहर एग्ज़ाम देने ही जाते हैं, तो वहाँ पे 1-2 दिन अगर हमें रहना पड़े तो हम उसके अनुसार समायोजित होते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं उस वातावरण में। ठीक है, तो यानी कि या फिर हम कहीं रहने ही जाते हैं, या लड़कियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अगर दूसरे घर जाती हैं एक घर से, तो वो वहाँ पे फिर उस घर में अपना समायोजित कर लेती हैं। तो ये क्या होता है, यही तो व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति अगर बाहर कमाने जाता है, कोई इंसान ही, तो वो अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर कमाने अगर जाता है, तो वो वहाँ पे उस वातावरण के अनुकूलन हो जाता है, उसको अपने अनुकूलित कर लेता है, वहाँ पे सामंजस्य स्थापित करता है, अपना समायोजन बैठाता है। तो वही समायोजनशीलता ही क्या है, व्यक्तित्व का एक प्रमुख लक्षण होता है। ओके, क्रिया और व्यवहार में परिवर्तन कर प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की क्षमता एक अच्छे व्यक्तित्व की परिचायक है। समायोजनशीलता के कारण ही व्यक्ति बहुत से आंतरिक द्वंद्वों से मुक्ति पा लेने में सफल हो जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का प्रयोग सफलतापूर्वक करके वास्तविकता को उसी के अनुरूप व्यवहार व आचरण करना एक संतुलित व्यक्तित्व का क्या है, लक्षण है। ठीक है, तो ये समायोजनशीलता आपको पॉइंट समझ में आया। अब देखते हैं सामाजिकता। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामाजिकता। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बीएड में हमेशा समाज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाजीकरण क्या है, सामाजिकता, ये सब चलता ही रहता है। ठीक है, तो सामाजिकता कैसे, बालक को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने समाज का जब टॉपिक समझा था, तो इसमें मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। व्यक्ति सामाजिक चेतना का विकास समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समाज में रहते हुए आपसी क्रियाकलापों एवं व्यवहारों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। व्यक्ति की सामाजिकता उसके व्यक्तित्व की एक कसौटी है। आज मानव के व्यक्तित्व को उसके सामाजिकता के गुणों से ही आंका जाता है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो कुछ सामाजिक गुण होते हैं जिनमें व्यक्ति में विकास होता है, उसको वो अपनाता है सामाजिक गुणों को, और उसी के अनुरूप अपने समाज में जब रहना है तो उसके अनुरूप समाज के नियमबद्ध होना पड़ेगा। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, उसके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना होता है। कुछ सामाजिक गुणों को अपने अंदर समावेशित या समाहित करना पड़ता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही हमारा सामाजिकता होता है। तो इसमें क्या कहा है कि व्यक्ति की सामाजिकता उसके व्यक्तित्व की एक कसौटी होती है। आज मानव के व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के गुणों से ही आंका जाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक है और कितना नहीं है। ठीक है, जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सामाजिकता की भावना होगी उसका व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होता है। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखते हैं स्वचेतना। गार्डनर मर्फी के शब्दों में व्यक्ति अपने को जिस रूप में जानता है वही उसका स्व है। ठीक है, जन्म के समय बच्चे में स्व के प्रति कोई चेतना नहीं होती है। विकास के साथ साथ ही उसमें स्व चेतना या आत्मचेतना जागृत और विकसित होती है। यह मानव की आत्मचेतना ही है जिसके कारण सभी प्राणियों में उसे श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार स्वबोध ही आत्मा का बोध है। ओके, भारतीय दर्शन के अनुसार क्या होता है, स्वबोध की ही आत्मा का बोध होता है। स्वचेतना व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, चौथा पॉइंट है हमारा लक्ष्य की प्राप्ति। इसको देखते हैं। अपने निर्धारित लक्ष्य को विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी कठिन परिश्रम से प्राप्त करना व्यक्तित्व की विशेषता है। यानी कि कुछ हमारे लक्ष्य होते हैं जीवन में, कुछ एम हमारा सभी का अवश्य ही होता है। अब लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं कि लक्ष्य, हम सभी का प्रत्येक कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हमें जीवन में ये चीज़ करना, ये चीज़ हासिल करना है। तो क्या करते हैं, विभिन्न कठिनाइयाँ आती हैं, कोई चीज़ आसानी से तो मिलने वाली है नहीं आज के युग में चाहे किसी भी युग में। ठीक है, विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम कठिन परिश्रम से प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि हमने किस प्रकार उसे कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। ओके, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सदैव ही अपने निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठते हैं। लगातार परिश्रम और बुद्धि का इस्तेमाल कर वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले भी लोग होते हैं। जैसे अगर हम ही हैं,
अगर आप ही हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको सरकारी टीचर बनना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कठिन परिश्रम, कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप सरकारी टीचर बन के रहेंगे। अगर आपका ये लक्ष्य है, आपका ये एम है कि मुझे बनना ही बनना है, तो ये आपका व्यक्तित्व की एक बहुत ही अच्छी विशेषता मानी जाती है, बहुत ही अच्छी विशेषता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्धि क्या होता है, ये अगली वीडियो में हम चर्चा इस पर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का। अब देखते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी भी कार्य को करने का पक्का इरादा व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता होती है। जैसा कि हम ऊपर समझते हुए आ रहे हैं, अगर हमें, जैसे अभी हमने सरकारी नौकरी का एग्जाम्पल लिया, तो क्या होता है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा है हमारी कि हमें चाहिए ये। तो यही हमारे व्यक्तित्व की एक और विशेषता है, ये हमारे व्यक्तित्व की। एक पक्के इरादे वाला व्यक्ति जीवन की हर कठिनाइयों पर काबू पा लेता है और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। छोटी मोटी परेशानियों के आने पर अपने इरादे को बदल देना एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति का अभाव होता है, वह अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता और आसानी से विकटित हो सकता है। अतः एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी वह जीवन के संग्राम में विजयी हो सकेगा। ओके, ये पॉइंट भी समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा हो पॉइंट जो भी मैंने बताया हो या बता रही हूँ। अब देखते हैं, छठा पॉइंट है हमारा समाकलन एवं एकता। व्यक्ति में एकता तथा समाकलन का होना व्यक्तित्व की एक आवश्यक विशेषता है। मानव के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और संवेगात्मक तत्वों के बीच एकता का होना बहुत आवश्यक है। आल्पोर्ट महोदय ने तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए समाकलन एवं एकता को बहुत ही आवश्यक माना है। तो आल्पोर्ट महोदय का आप परिभाषा अवश्य ही याद रखेंगे, अगर हो सके तो आप रट लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है या बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सातवां पॉइंट हमारा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति का शरीर एवं मन स्वस्थ नहीं होगा तो न तो उसमें इच्छा शक्ति, सामाजिकता, स्वचेतना आदि इन सब गुणों का विकास नहीं हो पाएगा और उसका व्यक्तित्व भी संतुलित रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलित व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। ये सातवां पॉइंट समझ में आया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व के विशेषता है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी, अगर हम हीन दिखेंगे या हम बहुत ही पतले, या फिर हमारा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहें, तो ये हमारे व्यक्तित्व, अच्छे संतुलित व्यक्तित्व की ये उदाहरण तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा संतुलित व्यक्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारा उत्तम होना चाहिए हमारे व्यक्तित्व के लिए। ओके, अंत में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक जटिल धारणा है, ठीक है, और इस जटिल धारणा का संबंध मानव के संपूर्ण मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास से है। तो इतना आपको समझ में आया। अगले वीडियो में हम समझेंगे व्यक्तित्व के प्रकार और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, फ्रायड ने, जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं अगले अपने वीडियो में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वीडियो कैसे पहुँचेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार से चैनल को जाकर अवश्य ही सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।